हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 52, जो कि है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इस चैप्टर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो ये है। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस पर्टिकुलर आर्टिकल में कैग के बारे में बता रखा है वो हम डिस्कस करेंगे। कैग को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, कौन इसे अपॉइंट करता है, क्या टर्म है, बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन किन प्रोविजंस के थ्रू बेसिकली कैग का एज अ इंडिपेंडेंस शो होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या क्या ड्यूटीज़ एंड पावर्स कैग को दी गई है परफॉर्म करने के लिए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या रोल है कैग का वो हम देखेंगे। इसके अलावा किन किन कॉरपोरेशंस में कैग ऑडिटिंग करता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एप्पल बाय, जो कि बेसिकली अमेरिकन स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उन्होंने जो है कैग के रोल को जो है अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू जो है क्रिटिसाइज़ किया है। अब क्यों क्रिटिसाइज़ किया है, क्या क्या क्रिटिसाइज में बेसिकली उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चैलेंजेस देखने को मिलेगा कि जो सेकेंड ARC रिपोर्ट है, यानी बेसिकली सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा जो 2005 से 2009 में बनी थी, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स सबमिट करी थी और उसमें बताया था किस तरीके से जो हमारे कैग है वो चैलेंजेस फेस करता है। तो वो सारे चैलेंजेस भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो ये चैप्टर बेसिकली 2 से 3 वीडियोस में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड को। यहाँ पे बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 प्रोवाइड करता है एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 148 है वो बेसिकली बताता है कि कैग एक तरह का इंडिपेंडेंट ऑफिस है, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने जो भी ड्यूटीज़ है, जो भी फंक्शंस है, वो यहाँ पे परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएगा। और मेन काम जो है कैग का बेसिकली देखो ऑडिटिंग करना ही है, यानी गवर्नमेंट किन किन गवर्नमेंट को बेसिकली बजट के थ्रू जो भी पैसा एलोकेट किया जाता है, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के थ्रू की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट को जो उनका स्टेट लेजिस्लेचर उनकी तरफ से जो भी यहाँ पे पैसा एलोकेट किया जाता है, तो वो पैसा उन्होंने जिन जिन फील्ड्स में जिन जिन तरीके से हम कह सकते खर्च किया है, तो उन सबके अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करना है और किस तरीके से वो चीज़ें फंड सही तरीके से यूटिलाइज हुई हैं उन पर्टिकुलर एरियाज़ में। अगर कोई स्कीम में पैसा लगा है, अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में पैसा लगा है, या फिर कहीं पे वो पैसा दिया गया है एज अ लोन के द्वारा, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑडिटिंग करने का काम आपका कैग को देखने को मिलेगा। और मेनली आपको देखने को मिलेगा कि जो कैग का रोल सिर्फ यहाँ पे ऑडिटिंग का ही रह जाता है एज अ कंट्रोलर जो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा कैग जो है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करता है रोल एज अ ऑडिटर जनरल की तरह काम करता है, कंट्रोलर की तरह नहीं करता। बट ब्रिटेन की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो ब्रिटेन से ये चीज़ हमने ली थी, जब हम बात करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, इसको क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन 1753 में। और जैसा कि हम जानते हैं कैग हमारा हेड है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, और यही डिपार्टमेंट को ब्रिटिश के टाइम पर, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटेन ने जो है बेसिकली इसको 1753 में इस डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया था। बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटेन जब यहाँ पे रूल करता था, तो किस तरीके से यहाँ पे जो भी बेसिकली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन की बेसिकली काम किया करती थी, किन किन एरियाज़ में वो पैसा खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो अगेन उसकी ऑडिटिंग के लिए यहाँ पे ब्रिटेन ने प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया था, जिसका नाम उन्होंने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट रखा। और इसी डिपार्टमेंट को हेड जो है बेसिकली हमारे कैग करते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भले हमारे जो कैग है बेसिकली उसका नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया है, बट मेनली इनका जो रोल है वो एक ऑडिटर जनरल की तरह ही देखने को मिलता है। जबकि ब्रिटेन का जो कैग है बेसिकली वो दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी वो एज अ कंट्रोलर की तरह भी काम करता है और एक तरह से ऑडिटर जनरल की तरह भी काम करता है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, तो आपको बेसिकली यहाँ पे जानना होगा कि जो हमारा कैग है वो सिर्फ तब ऑडिटिंग करेगा जब पैसा खर्च हो चुका है, यानी गवर्नमेंट ने एक बार किसी पर्टिकुलर स्कीम में वो पैसा लगा दिया है, तो कितना पैसा लगा हुआ है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑडिटिंग की जाएगी। बट अगर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा एक भी पैसा, ठीक है, एक भी पैसा तब तक खर्च नहीं करेंगी वहाँ की गवर्नमेंट जब तक कैग उनको अप्रूवल ना दे दें। यानी गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट कुछ भी पैसा अगर खर्च करना चाहती है, मान लो किसी स्कीम में खर्च करना चाहती है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च करना चाहती है, फिर कहीं और खर्च करना चाहती है, तो खर्च करने से पहले वो कैग से अप्रूवल लेंगी। अगर कैग को लगेगा कि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लो 1000 करोड़ रुपीज़ लगने वाले हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट हमसे कम से कम 2000 करोड़ पर मांग रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेक किया जाएगा।
इन केस अगर कैग को लगता है कि ये पैसा जो है बहुत ज़्यादा है, इतने कम पैसे में भी बेसिकली यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता था या फिर ये स्कीम में इतना पैसा लग सकता था, तो यहाँ पे अगेन कैग यहाँ पे अप्रूवल देगा। कैग को लगेगा जितना पैसा लगना चाहिए उतना ही पैसा यहाँ पे सरकार को दिया जाएगा। बट यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, ये चीज़ नहीं है, बिकॉज इंडिया में जो कैग है वो कंट्रोलर की तरह काम नहीं करता। यानी हमारे देश की जो सरकार है, चाहे वो बात करो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, वो दोनों ही गवर्नमेंट पैसा खर्च करने से पहले कैग का अप्रूवल नहीं लेते। यानी हमारा जो इंडिया में जो कैग वो सिर्फ ऑडिटिंग करने का काम करता है कि एक बार सरकार ने जहाँ जहाँ खर्चा कर लिया है, अब वो खर्चा कहीं ना कहीं सही तरीके से खर्च हुआ है नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है, उससे रिलेटेड जो भी ऑडिटिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैग परफॉर्म करता है। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो किया जाता है कैग का, कि ऑल्दो हमने हमारे कैग को बेसिकली बना तो दिया है, बट वो जो पावर उसको देनी चाहिए थी, बिकॉज देखो एक बार खर्चा हो गया है तो कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता, बस यही चीज़ बता सकता है कि हाँ भाई सरकार ने इस पर्टिकुलर एरिया में इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, फिर ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। बट एक बार जो चीज़ खर्च हो चुकी है, हाँ बस उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, कुछ और कर नहीं सकते। बट अगर आपके पास कहीं ना कहीं कंट्रोलर की पावर भी होती, तो यहाँ पे सरकार पे कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मतलब बेसिकली रख सकता था कैग। बट क्योंकि ये पावर कहीं ना कहीं हमारे कैग को नहीं दी गई है, दैट्स वाई बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस चीज़ का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमने कैग को प्रॉपर तरीके से जो पावर देनी चाहिए थी वो पावर नहीं दी है। अगेन बाकी जो जो चैलेंजेस है, किस तरीके से जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला है कैग का, वो सब अभी हम लेटर ऑन जो है इस वीडियो में देखेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे उस चैलेंजेस वाला पार्ट और क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को। बट फिलहाल के लिए बस आप अभी यही ध्यान में रखिए कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल के दौरान जो है कैग के बारे में बताया गया है। और कैग बेसिकली हेड है हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला गया है कि ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। पब्लिक पर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारे सिटीजन्स है, जो हमारी जनता है, उनका पैसा, जो टैक्स में जो पैसा जाता है सरकार को, वो पैसा किस किस तरीके से खर्च हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को गार्डियन की तरह देखना कि वो सही जगह पे खर्च हुआ है नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी जो है एग्जीक्यूटिव की वहाँ पे इंश्योर करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ पूरी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी अगर हम बात करें सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पे जो है कहीं ना कहीं ऑडिटिंग के थ्रू उस फाइनेंशियल सिस्टम को इंश्योर करने में, कंट्रोल करने में यहाँ पे देखने को मिलेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिकली रोल यहाँ पे कैग का रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि हिज ड्यूटीज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द रीजन वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट कैग शेल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारे बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, उस टाइम पे उन्होंने कैग का जो रोल है, कैग की जो पोजीशन है, उनको काफ़ी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस को शो किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कैग एज अ ऑफिसर की तरह जो काम कर रहा है यहाँ पे, उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो कह सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बरकरार रखेगा, उसको कंट्रोल करने का यहाँ पे काम करेगा। और जैसा कि हमने बात की है कि कैग की रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है इंश्योर करने में अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो किस तरीके से किन किन जगहों में पैसा खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उन सब चीज़ों में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करने में कैग का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पास्ट में देखें तो 2G बेसिकली स्पेक्ट्रम का जो बेसिकली स्कैम था, काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट स्कैम था हमारे इंडियन हिस्ट्री में, हम कह सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे अगेन कैग का रोल जो था काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, बिकॉज ने काफ़ी सारी जो इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली थी इन द एलोकेशन ऑफ 2G स्पेक्ट्रम, उन सबको जो है कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और कैग की जो रिपोर्ट्स थी वो सारे के सारे इश्यूज़ को हाईलाइट कर रही थी, किस तरीके से यहाँ पे लॉस ऑफ रेवेन्यू का देखने को मिला है गवर्नमेंट का ड्यू टू द फ्लॉड एलोकेशंस प्रोसेस की वजह से, एंड दिस लीड टू द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आए इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। बिकॉज इससे पहले आपको देखने को मिलेगा अंधाधुंध तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू को यहाँ पे खर्च किया जा रहा था, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को। उसके बाद में यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आपने डिफरेंट रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, पॉलिसीज़ में चेंज आया है, जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में जो आपको देखने को मिला है, किस तरीके से आने वाले फ्यूचर में जो ऐसे ऐसे स्कैम्स ना हो, उस सब चीज़ों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कैग की जो उस समय की जो रिपोर्ट्स थी, कैग ने उस समय जो क्रिटिकल रोल प्ले किया था उन सारे स्कैम्स को अनकवर करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है।
सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो स्टेटमेंट थी वो रिफ्लेक्ट करती है कैग्स का एसेंशियल फंक्शन इन सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट को सेफ गार्ड करना फॉर फिजिकल प्रूडेंस एंड गुड गवर्नेंस रिलेटेड बाय ऑडिटिंग द गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिटिंग करना एंड रिपोर्ट करना। कोई भी अगर मान लो डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, कुछ मिसकैलकुलेशंस देखने को मिलता है, तो उस सब चीज़ों को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। एंड कैग अगेन यहाँ पे हेल्प करता है मेंटेन करने में इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस को एंड कंट्रीब्यूट करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाय इनेबलिंग द पार्लियामेंट एंड बाय एक्सटेंशन द सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यानी गवर्नमेंट को यहाँ पे अकाउंटेबल एक तो पार्लियामेंट भी रख सकती है, बिकॉज पार्लियामेंट में जो वहाँ पे एमपीज वगैरह बैठे हुए हैं वो हमारे द्वारा चुने हुए बैठे हुए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो हमारी तरफ से जो आवाज़ वहाँ पे उठाई जाएगी पार्लियामेंट में जब क्वेश्चंस किया जाएगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, कि आप किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी पैसा है, जो रेवेन्यू है, जो टैक्स पेयर का मनी है, किस तरीके से आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो, तो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना जवाब देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो रोल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट बोला गया ही इज़ वन ऑफ द बुलवॉक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, द अदर बीइंग द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हम जब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो बेसिकली देखने को मिलता है, दे अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, इंश्योर करता है जस्टिस इज सर्व किया जाए, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये हमारा काम जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हमारी डेमोक्रेसी में जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का वो उस तरीके से देखने को मिलता है कि बेसिकली रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे अपहोल्ड करना है, हर एक सिटीजन्स को यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करना है, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना है, वो काम आपको सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, विच आर द कह सकते हैं कॉर्नर स्टोन है ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। यानी किसी भी डेमोक्रेसी को अगर हमें सर्वाइव करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके। हर एक सिटीजन्स जो हैं, जो भी बेसिकली 18 साल से उम्र के जो लोग हैं वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कोई एज को लेके कह सकते हैं, जेंडर को लेके, कोई भी रेस को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इलेक्शन कमीशन की देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये इंश्योर करता है कि जो भी सिविल सर्विसेज है दे रिमेन एफिशिएंट एंड इम्पार्शियल रहनी चाहिए, विच इज़ अ वाइटल रोल है ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री का। यानी हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके, इम्पार्शियल तरीके से हो सके। तो वो कब इंश्योर किया जाएगा, जब वहाँ पे काम करने वाले जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे मेरिट के बेसिस पर यहाँ पे चुन के आने चाहिए। उनके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं जो भी क्वालिफिकेशंस है वो उस पर जो है खड़े उतरने चाहिए। और इन सब के साथ साथ जो है कैग के रोल को भी यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो कैग है बेसिकली जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है इंडिया का, वो स्पेसिफिकली ऑडिट करता है गवर्नमेंट की फाइनेंसेस को, इंश्योर करता है दैट पब्लिक फंड्स जो है यूज हो अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली। एंड ये जो रोल है कहीं ना कहीं कैग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस कोई भी मिसयूज़ अगर फंड का होता है, कोई भी करप्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उस केस में कैग की रिपोर्ट के थ्रू जो है वो सब चीज़ें फिर बाहर निकल के आएंगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अगेन यहाँ पे अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस की अभी हमने बात करी है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कैग हो गया, ये सारी के सारे इंस्टीट्यूशन जो है ये गार्डियन की तरह काम करते हैं और वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी को गार्ड करने में हेल्प करते हैं। इंश्योर करते हैं दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल रहनी चाहिए टू द पीपल एंड दैट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस फंक्शंस यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड टर्म की। कैग को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कैग बिफोर टेकिंग ओवर हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट एंड ओथ एंड अफर्मेशन। यानी कि कैग को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और कैग अपनी ऑफिस में जाने से पहले ऑब्वियसली एक ओथ लेंगे, और वो ओथ और अफर्मेशन जो है वो किसके सामने लेंगे, प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। तो यहाँ पे ओथ और अफर्मेशन में बेसिकली पहले बोला जाता है कि टू बी बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति फेथ रखेंगे, टू अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है हमारे इंडिया की उसको अपहोल्ड करके रखना है,
टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज जजमेंट परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर ऑफ फेवर अफेक्शन और इल विल एंड टू अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज को। यानी जब भी वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं ऑफिस में बैठे हुए, तो उन्होंने बेसिकली फेथफुली अपनी सारी की सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी को यूज़ करना है, अपनी नॉलेज को यूज़ करना है, और किसी भी डर, किसी भी फियर के, किसी भी इफेक्शन इल विल की भावना को साइड में रख के बेसिकली अपनी ड्यूटी सारी की सारी अच्छे से परफॉर्म करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को कहीं ना कहीं अपहोल्ड करके रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65, यानी या तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाई एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेजिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई द प्रेजिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एज इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जिस तरीके से जिन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के बेसिस पे जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उन्हीं सेम ग्राउंड्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आप कैग को भी रिमूव कर सकते हो। सो ये जो रिमूवल के जो ग्राउंड्स है इस तरीके से सेम रखने का मेन पर्पस ये था, बिकॉज आप जब सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते, तो सेम जो कैग है उसको भी इतना आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कैग का रिमूवल इतना आसान होता, तो कोई भी गवर्नमेंट जब भी चुन के आती सेंटर में या फिर स्टेट में, जब हम कह सकते हैं, तो उनके पास ज़्यादा कंट्रोल रहता, मेनली सेंटर के पास ज़्यादा कंट्रोल रहता, बिकॉज अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट कर रहे हैं कैग को, तो बैकएंड में जो एडवाइस दी जा रही है कि भाई इस पर्सन को एज अ कैग की तरह अपॉइंट करना है, वो कौन एडवाइस दे रहा है? ऑब्वियसली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा एडवाइस दी जा रही है। तो कैग का जो ऑफिस है, कैग का जो बेसिकली रोल है, वो किस तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से वो बिना डर के कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मान लो मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ, उस ऑडिटिंग के दौरान अगर मान लो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम 2G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, वो जो स्कैम था, अगर वो स्कैम के बारे में अगर कैग रिपोर्ट नहीं देता, जनता के सामने वो चीज़ नहीं आती, तो कितना ज़्यादा लॉस फेस करते हैं जो सिटीजन्स का जो बेसिकली टैक्स पेयर की जो मनी है यहाँ पे कितनी किस तरीके से यहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा था, तो वो सब चीज़ें कभी जनता के सामने नहीं आती। अगर जनता के सामने नहीं आती तो वो जो गवर्नमेंट है जो इस तरीके से चीज़ें कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल नहीं रहती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैग यहाँ पे बिना किसी फियर के यहाँ पे काम कर सके। दैट्स वाई उसको इतनी आसानी से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं कि कोई भी जब मर्जी आए उसको रिमूव कर दे। अगर रिमूवल अगर मान लो इतना ईजी हो जाता, तो हर एक पर्सन कि कहीं मुझे इस ऑफिस से ना निकाल दे, इस डर से कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ काम नहीं करता। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ इंश्योर की गई है कि अगर कैग को अगर रिमूव करना भी है तो हम उन्हीं ग्राउंड्स में रिमूव करेंगे जिस ग्राउंड्स में हम एक जज को, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। सो दैट सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से रिमूव करने के जो ग्राउंड्स है आपको जानते हो, बेसिकली मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, तो उसी ग्राउंड के बेसिस पे आप कैग को रिमूव कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। In other words, he can be removed by the president on the basis of resolution passed to that effect by both house of the parliament के द्वारा resolution पास किया जाता है with special majority के द्वारा, either on the ground proved misbehavior और incapacity। तो यही दो ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, और यही ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे सेम जिसमें कैग को भी रिमूव किया जाएगा। और यहाँ पे अगेन ध्यान में रखना है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, जैसा कि हम जानते हैं दोनों हाउसेस के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी में वो जो रेजोल्यूशन लाया गया है रिमूवल करने का कैग को, वो पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड फ्लोइंग प्रोविजंस टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कैग, यानी हम देखने को मिलेगा कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो शो करता है कि हाँ हमारे कैग को बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस दी गई है। पहला अगर हम बात करें, ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसीजर मेंशन किया गया है, जो ग्राउंड्स वहाँ पे बताए गए, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर पे बेसिकली आप उसको रिमूव कर सकते हो। दस ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो ही इज़ अपॉइंटेड बाय हिम, यानी भले ही कैग को अपॉइंट आपको प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे यहाँ पे काम नहीं करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट को जब मन चाहा उन्होंने कैग को अपॉइंट कर लिया, जब मन चाहा निकाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि यहाँ पे कैग इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। दैट्स वाई उसका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है उसको यहाँ पे इंश्योर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेस टू बी होल्ड दिस ऑफिस। एक बार जो पर्सन है एज अ कैग की तरह उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर ली, उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं एक बार अगर उनको
अपने जो भी उनका जो टेन्योर था बेसिकली एज अ कैग का ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट है हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइन की जाती है बाय द पार्लियामेंट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रखा, सिंपली बोल रखा है कि जो भी सैलरी है, जो भी सर्विस कंडीशन है, वो हमारे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि भाई पार्लियामेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कैग को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सर्विस कंडीशन यहाँ पे मिलेगी, और उसके बेसिस पे जो है बेसिकली एक्ट जो है पार्लियामेंट लेके आई है। और पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं जो कैग की सैलरी है वो इक्वल कर दी है टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी सैलरी मिलती है वही सैलरी जो है कैग को भी मिलेगी। तो इन 2018 में आपको देखने को मिलेगा सैलरी जो एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वो फिक्स कर दी गई थी पर मंथ बेसिकली 2.50 लाख रुपीज़ को, और वही सेम सैलरी आपको कैग की भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नाइदर हिज सैलरी नॉर हिज राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। यानी एक बार आपने कैग को अपॉइंट कर लिया तो उनकी सैलरी हो गई या फिर कोई भी उनका राइट है विद रिस्पेक्ट टू कि उनको किस तरीके से जब वो एब्सेंट है तो उनको लीव का मिलना, पेंशन का मिलना, एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, तो उनको आप बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कैग का यहाँ पे बेसिकली हमने देखा था किस तरीके से कैग जो काम करता है 6/65, यानी या तो 6 साल या फिर 65 ईयर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार कैग को अपॉइंट कर लिया है तो उसके बाद आप इस चीज़ों को, इन कंडीशंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ये कह के कि फर्दर अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज करने की कोशिश की तो हम ये चेंज कर देंगे, आपकी सैलरी कम कर देंगे, या फिर जो भी आपका पेंशन है उसमें चेंज ला देंगे, आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट हम जल्दी कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगेन ये चीज़ क्या शो करता है कि यहाँ पे हमारा कैग इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज ये सब चीज़ें उनके साथ नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के जो हेड है आपके कैग होते हैं, तो जो भी सर्विस कंडीशंस होगी उन लोगों की जो काम कर रहे हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है यहाँ पे कैग की जो कि प्रिस्क्राइब की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा कि भाई प्रेसिडेंट ने बता दी भाई कैग को इन चीज़ों में यहाँ पे ये चीज़ें जो है पावर्स दी गई है, इसकी ये चीज़ों में काम करना है। तो जो भी उन्हें पावर्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा वो पावर्स से बेसिकली काम करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा कि आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग के कंसल्टेशन के साथ यहाँ पे किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कैग ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट बेसिकली आया था 1971 में। ये आउटलाइन करता है क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या पावर एंड सर्विस कंडीशंस देखने को मिलेगी कैग की। साथ ही साथ जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसकी, उनकी जो स्टाफ है बेसिकली उसकी क्या क्या चीज़ें वो उसमें आपको एक्ट के दौरान आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे बता रखा है। एंड दिस एक्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है किस तरीके से रिक्रूटमेंट आपको करना है इन लोगों का, क्या नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज़ क्या रहने वाली हैं, किन किन एरियाज़ में पावर रहेंगी, क्या सर्विस कंडीशन से जो भी मैटर्स है उनके बारे में यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो एक्ट है इंश्योर करता है दैट द कैग ऑपरेट कर सके इंडिपेंडेंटली ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। और यहाँ पे कैग को अलाउ किया जाता है कि वो अनबायस्ड तरीके से ऑडिटिंग करे गवर्नमेंट के अकाउंट्स के, बिना किसी डर के, बिना किसी इल विल की भावना से आप यहाँ पे अनबायस्ड तरीके से ऑडिटिंग करनी है गवर्नमेंट के अकाउंट्स की। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि जो कैग का ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ कैग की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि दिट्स इंक्लूड द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ द अकाउंट अंडर द ऑडिट, एक्सेस करना ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट को एंड क्वेश्चंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पे आपने कैग को ऑडिटिंग अगर का काम अगर आप दे रहे हो तो उनके पास ये भी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में जाके वहाँ के अकाउंट्स को जो ऑडिट कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के, वो सारे के सारे जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनको एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, किसी भी स्टाफ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस तरीके से हुई है। तो ये सब चीज़ों की पावर आपको देखने को मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है कैग को मिली हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं ऑफिस ऑफ द कैग के, इंक्लूडिंग ऑल दी सैलरीज जो होंगी, अलाउंसेस जो है, पेंशन जो दी जाएगी,
ऑफ पर्सन सर्विंग इन दैट ऑफिस आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाएंगी। और जब भी कोई चीज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है तो अगेन हमें पता है इस चीज़ के ऊपर जो है वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट में। यानी पार्लियामेंट में जब बजट पास किया जाता है तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा जो है बेसिकली जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होना उस पैसे को अलग से साइड में कर देती है। यानी उस पर्टिकुलर पैसों पे डिस्कशन हो सकता है कि हाँ भाई ये पैसा इतने इतने लोगों को दिया जाएगा, ये सैलरीज के तौर पे दिया जा रहा है, अलाउंसेस दिया जा रहा है, पेंशन के लिए हम इतना पैसा साइड में रख रहे हैं। बट डिस्कशन कर सकते हैं इसका, बट वोटिंग नहीं हो सकती। बिकॉज वोटिंग अगर आप करवा रहे हो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज़ आप कर नहीं सकते। दैट्स वाई वोटिंग उस पर नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। तो ये अगेन ये जो चीज़ें हैं वो अगेन ये शो करती हैं कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है वो सेफगार्ड कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कैग के इंडिपेंडेंस को, सो दैट कैग एक फ्री और फेयर तरीके से यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो ड्यूटीज़ एंड पावर्स है काफ़ी ज़्यादा है, तो कल की वीडियो में इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे एंड बाकी के टॉपिक्स फिर आगे वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। मेन बेसिकली एम यही है कि आप हर एक चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलो, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो अच्छे से हो सके। बिकॉज एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन अपॉइंट करता है, क्या क्या फंक्शंस है, वो आपको कंसेप्चुअली ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं एनालिसिस की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर एक चीज़ों को समझते हुए चलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।